मतलब 17 साल में भी अगर आदमी बाढ़ का इंतजाम नहीं कर पाया तो कितना दिन में कर पाएगा। 17 साल में अगर स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाया, मेडिकल कॉलेज बना दिया लेकिन हॉस्पिटल उसमें डॉक्टर, नर्सेस, टेक्नीशियन किसी को नहीं रखा। तो 2007 के बाद मुझे काफ़ी एरोगेंसी आई, जबकि मैं जब डीजी बना था तो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू कॉन्ग्रेचुलेट। अब इसमें ही वॉज द फर्स्ट मैन, जिस दिन डीजी बने उसका फर्स्ट मैन बिहार से अगर कोई कॉन्ग्रेचुलेट तो नीतीश कुमार जी थे। लेकिन फिर नीतीश कुमार जी के दिमाग में प्रशासन में रहने की आदत थी। एक बार एक समय था कि उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा, तो बीजेपी के साथ गठबंधन बना के चल रहे। तो इस तरह का आदमी का जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, देश के दिल के बड़े डॉक्टर। अब तक ये 5000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। एम्स से पढ़ाई हुई, सफदरजंग को इन्होंने संवारा और भारत के हेल्थ डीजी रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने एक नया रास्ता चुना है, अब समाज के का इलाज का रास्ता चुना है। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में अब इनकी एक्टिविटी बढ़ रही है और लगातार सामाजिक आंदोलन, खासकर जो आरक्षण के पक्षधर लोग हैं, जो सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं, वो इनको जानते हैं। मेरे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद। सर, आप बिहार से आते हैं, पूरी दुनिया जानती है आपको, मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग भी हैं जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। आप दिल के डॉक्टर थे, 5000 से ज़्यादा ऑपरेशन किया। अब आप कैसे देख रहे हैं, बिहार आपने आना जाना शुरू कर दिया है, जहां आपका जन्म हुआ था, वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक हालात की बात करें तो क्या स्थिति है और क्या करने की ज़रूरत है? वहाँ जो अभी 3 मुद्दे वहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं बिहार में, खास करके एक तो शिक्षा की मुद्दा। वहाँ पर जो नीतीश कुमार जी ने एक नीति पास किया है कि क्लास 8 तक बच्चों का एग्ज़ाम नहीं लिया जाए, ये बहुत ही गलत नीति अपनाया है। ये तो सर सेंट्रल की पॉलिसी है। जब ये MHRD में मंत्री थे कपिल सिब्बल साहब, तो उन्होंने ये पॉलिसी ला दी। तो गलत बात है, नीतीश जी को नहीं अपनाना चाहिए था, क्योंकि बेस है, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक बेस है। अगर आप बेसी को ख़त्म कर देंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि आज बिहार में सबसे अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। और बिहार का दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पर स्वास्थ्य हेल्थ का। सारे अभी आप देखिए, आपने देखा होगा अभी हाल में कि थोड़ी सी बारिश हुई, पूरे नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सारे में पानी भरा हुआ है, इमरजेंसी वार्ड में पानी भरा हुआ है। इन्होंने स्कूलें तो बना दी लेकिन टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं किया। इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया लेकिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो और लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा चीज़ इनका जो रहा, इनका फर्स्ट 5 साल नीतीश जी का टेन्योर बहुत अच्छा था। 2000 से लेकर 2005 तक अच्छा से काम किए थे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किए, करप्शन को ठीक किए, कुछ रोडें बनाई, इलेक्ट्रिसिटी में सफिशिएंट किए। ऐसा नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया। फर्स्ट 5 ईयर इनका बहुत ही अच्छा पीरियड था, बट उसके बाद इनमें एरोगेंसी आ गई काफ़ी, और एरोगेंसी और बढ़ गई जब ये 2010 में 206 सीट पर जीत गए। 206 सीट पर जीत गए तो इनको लगा कि हम काफ़ी बड़े आदमी बन गए हैं। ये फिर किसी की परवाह नहीं की और अपने सारे नियम कानून से हट गए। और जो ध्यान देना चाहिए था जिस चीज़ पर, जो मेन मुद्दा था बेरोजगारी का, बच्चों जो हमारे यंग लोग। सर, ये मोदी जी के लिए कह रहे हैं, नीतीश जी के लिए कह रहे हैं? नीतीश जी के लिए कह रहे हैं। नीतीश जी को चाहिए था नीति बनाना अपना। हम तो बिहार की बात कर रहे हैं, अभी मोदी जी पर तो आए नहीं। मोदी जी पर आएंगे जब आना होगा, उनकी कहानी अलग है। अभी तो नीतीश जी की कहानी कह रहा हूँ कि नीतीश जी 17 साल उनका चल रहा है, और 17 साल में उन्होंने जो एक बिहार में अब बाढ़ आने वाली है, आप उत्तरी बिहार को देखिएगा, लोग भागेंगे, कितने के लोग घर रह जाएंगे। मतलब 17 साल में भी अगर आदमी बाढ़ का इंतजाम नहीं कर पाया तो कितना दिन में कर पाएगा। 17 साल में अगर स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाया, मेडिकल कॉलेज बना दिया लेकिन हॉस्पिटल उसमें डॉक्टर, नर्सेस, टेक्नीशियन किसी को नहीं रखा, तो क्या कर पाएगा। आप तो करीबी हैं सर नीतीश कुमार के, तो और आप बिहार से, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो बिहार से दिल्ली चले जाते हैं या दुनिया के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, वो बिहार के लोग बिहार जाके सेवा नहीं करते हैं।
आप पद्मश्री भी हैं, आपने देश में इतना ज़्यादा ऑपरेशन किया है, आपने सफदरजंग जैसे अस्पताल को बनाया, हेल्थ डीजी रहे हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज़ का क्यों नहीं बिहार में उपयोग कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। आपको याद हो, मुझे याद है कि मैं 2007 में भी प्रिंसिपल और डायरेक्टर था सफदरजंग का, और बिहार में बाढ़ आ गई थी। नीतीश कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो उस समय मैंने अपने स्टाफ से कहा कि मुझे बिहार के लिए कुछ दान देना है। तो सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और एक दिन का पे दे दिया। 79 लाख का चेक हम उनको देने गए। जब देने गए तो उनके साथ एक पीएस था, आरसीपी सिंह, आजकल इस्पात मिनिस्टर बने हुए हैं। उनको अब तो इस्तीफा देना अब पड़ेगा। छोड़िए ना वो सब बात। आरसीपी सिंह बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमारा मेडिकल कॉलेज बनने नहीं दिया। मैंने कहा आरसीपी सिंह सुनो पहले मेरी बात। उस समय मैं उनको नीतीश कुमार के सामने कहा कि खाली मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं बनता। उसके लिए डॉक्टर चाहिए, हॉस्टल चाहिए, लैब चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए और सारा हॉस्पिटल का इक्विपमेंट चाहिए। और तुम खाली बिल्डिंग बना के कहोगे कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर लें, ये हमसे नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी को भी उसी में कहे कि अगर आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आप 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए: एजुकेशन, हेल्थ और ऐसा नीति बनाइए जिससे हमारे यंग जनरेशन के लोग को नौकरी मिल सके, बाहर नहीं जा पाए। और चौथा, अगर आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने उनको कहा उस 2007 की बात है, तो आप ऐसा काम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए कि हमारे लोग बाहर में माइग्रेंट लेबर ना बने। क्योंकि हमारे लोग ही पूरे वर्ल्ड इंडिया में माइग्रेंट लेबर बन के घूमते रहते हैं और उसके कारण उनके बच्चे बेचारा पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते। तो लेकिन मैंने देखा कि 2007 के बाद उन्हें काफ़ी एरोगेंसी आई। जबकि मैं जब डीजी बना था, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। आप ये समझ लीजिए कि ही वॉज द फर्स्ट मैन, कि जिस दिन डीजी बने उसका फर्स्ट मैन बिहार से अगर कोई हमको कॉन्ग्रेचुलेट किया तो नीतीश कुमार जी थे। लेकिन फिर नीतीश कुमार जी के दिमाग में प्रशासन में रहने की आदत थी। एक बार एक समय था कि उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चल रहे हैं। तो इस तरह का आदमी का जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो उसके बारे में मुझे कुछ कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से उनको बीजेपी काम नहीं करने दे रही। अभी तो हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे हैं, कह रहे हैं कि लोग मेडिकल फैसिलिटी इस वजह से ठीक नहीं हो पा रही है। नहीं, गलत बात है। मंगल पांडे तो अभी बने भाई। नीतीश जी तो 2005 से चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप ऐसा नहीं दे सकते कि मंगल पांडे उनको कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे काम। हाँ, ये ज़रूर मैंने सुना है कि बीजेपी के मंत्री करप्शन करते हैं, तो आजकल नीतीश कुमार जी बोल नहीं पाते हैं। सर आप बिहार से कब निकले? बिहार से मैं आ गया था 1972 में। 72 में दिल्ली आ गए। हाँ, बिहार, उससे पहले क्या सोने की चिड़िया थी? मतलब आप चूंकि लालू यादव से भी आप मिले हैं, रामविलास जी भी आपके मरीज भी थे और दोस्त भी थे, नीतीश जी भी, आप तीनों लोग अभी मान के चलिए 15 साल लालू यादव और 15 साल नीतीश, 30 साल से ये सोशल जस्टिस वाली सरकार चल रही है, उसमें बीजेपी 15 साल शामिल है। तो पहले क्या सब कुछ बढ़िया था, गुडी गुडी था? नहीं, लालू जी के पहले सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसमें शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड को भूमियार लोग काफ़ी दबाता था। तो लालू जी ने एक चेंज लाया कि सबको एक स्वाभिमान से जीने का अवसर दिया। लेकिन लालू जी से बहुत बड़ी गलती, या लालू जी से कहिए या लालू जी के नाम पर यादवों ने काफ़ी अत्याचार किया। करप्शन बढ़ गई, डकैती बढ़ गई, किडनैपिंग हो मतलब गई। आप कह रहे हैं यादव डकैती करते हैं? यादव को नहीं, डकैती बढ़ गई। मैंने कहा डकैती बढ़ गई, मैंने यादव का नाम नहीं लिया। मैंने कहा डकैती बढ़ गई, किडनैपिंग बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, स्कैम होने लगा। और विकास के नाम पर लालू जी के टाइम में 15 साल में उस राज का कोई विकास नहीं हो पाया। चाहे वो शिक्षा का हो, हेल्थ का हो या किसी भी चीज़ का हो, विकास के नाम पर अगर आप 15 साल देखें लालू जी का पीरियड, तो नहीं हो पाया। उसके पहले तो जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण, सब के समय ठीक था सर? मैं अपना समय तो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनको बहुत क्लोजली नहीं जानता था। लेकिन हम इतने ही जानते हैं कि इन बहुजनों को एक मौका मिला था कि अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। अब देखिए, मैं तो एक छोटा सा पोस्ट पर था, डायरेक्टर जनरल।
लेकिन जहाँ भी मुझे मौका मिला वहाँ पर मैंने डायरेक्टर, अगर सूटेबल मेरा शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड है तो एम्स के डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट को ही बनाया, चाहे मुझे मंत्री जी से बहस भी करना पड़ा हो, तो हमने जस्टिस दिया। वो इन लोग नहीं कर पाए। हम लोग तो डायरेक्टर, इन लोग तो मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के लिए 1 साल काफ़ी होता है। मैं तो कहता हूँ कि 1 साल, मतलब थोड़ा दिन में ही यू कैन चेंज द पॉलिसी मेनी थिंग्स। और इस 17 साल में ये भी नहीं कर पाए। आज बाढ़ से लोगों को नहीं बचा पाएंगे, बच्चे एजुकेशन नहीं मिल रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर को देखिए कि सब हमारे दिल्ली के बिहार से दिल्ली आ रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं। तो ये सब क्यों है? और इसी कारण से अब मैंने सोचा है कि अब मैं कार्डियक सर्जरी ना करूं। मतलब कार्डियक सर्जरी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कार्डियक सर्जरी करके अब क्या करूंगा। अब लाइफ में जो भी 15-20 साल लाइफ है, वो लाइफ मुझे अपने लोगों को देना है। गरीब बिहार में अब सेवा करेंगे आप? बिल्कुल। बिहार क्या रणनीति है आपकी? क्या क्या राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? किसी राजनीतिक दल में आएंगे? अभी तो हम नीतीश जी के सरकार से ही कहेंगे कि आप स्कूल को सुधारिए, स्वास्थ्य को सुधारिए, लोगों के रोजगार को दीजिए, इन्वेस्टमेंट लाइए बाहर से कहीं से। और आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांगते हैं? अभी अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मांगेंगे, जब आपके पास पैसा नहीं तो आप स्पेशल स्टेटस मांगिए सब भारत सरकार से। मोदी जी बात करते हैं कि हम बिहार को देंगे स्टेटस, तो ये राइट टाइम है उनको कि इसके लिए फाइट करना चाहिए कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए, ताकि हम वहाँ पर डेवलपमेंट कर तो सकें। सर कोई पार्टी ज्वाइन कीजिए सर, इतने ऑप्शन है। आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके तो लालू यादव भी अच्छा, अब तो वो अभी तो तबीयत खराब है उनकी। रामविलास जी भी जानते हैं, उनके लड़का की पार्टी है, चिराग पासवान, मुकेश सहनी है, बीजेपी, मतलब कोई पार्टी में भी तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इन लोग कोई भी पार्टी जो है, अल्टीमेटली देखिए इन लोग का एडवाइज़र कौन है? एडवाइज़र वही है कौन है? जो कि आप सोचिए, तेजस्वी यादव का एडवाइज़र कौन है? कोई झा है। अखिलेश यादव का एडवाइज़र कौन है? कोई ललन प्रसाद है। अभी आप अखिलेश यादव की पार्टी से टिकट लड़के आए हैं। अखिलेश यादव नहीं, सॉरी, नीतीश जी का। नीतीश जी का जो एडवाइज़र है, अखिलेश यादव की, सॉरी, अखिलेश यादव का नाम गलत से ले लिया। नीतीश जी की जो एडवाइज़र है, कोई ललन प्रसाद सुनते हैं, उसी तरह से ललन सिंह। अरे वो तो जेडीयू के सर अध्यक्ष हैं। जो भी है, वो क्या एडवाइस देगा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए? कभी पॉजिटिव दे नहीं सकता। उसी तरह तेजस्वी यादव का कोई झा है, मदन झा है, पता नहीं कौन झा है, सम झा इज देयर। तो इन लोग का एडवाइजर बना करके वो कभी चाहेगा कि जगदीश प्रसाद उनके पार्टी में ज्वाइन कर ले? द मोमेंट आई विल ज्वाइन देयर पार्टी, आई विल डू फॉर द पुअर, दे विल नॉट लाइक। सर आप एक बड़ा नाम है, आप पद्मश्री हैं, पूरा देश पूरी दुनिया में आपकी चर्चा है। अगर आपको बिहार में मौका मिला तो क्या, मतलब कैसे काम करेंगे? लोग कहते हैं कि बिहार जाते जाते लोग बहुत उलझ जाते हैं, वहाँ की राजनीति ऐसी है, सामाजिक संरचना ऐसी है। नीतीश कुमार, लालू यादव कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने उनको काम नहीं करने दिया, क्योंकि आज भी ब्यूरोक्रेसी पर सवर्ण समाज का कब्जा है। देखिए, कोशिश तो पहले ये करेंगे कि जो प्रेजेंट सरकार है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और नहीं हटेंगे तो सरकार को फिर बदलने की कोशिश करेंगे। तो आप पर आरोप लगा कि आप आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं सर? नहीं, मेरे आरजेडी के लिए नहीं, हम गरीब जनता के लिए काम करेंगे। हमारा विशेष करके लैंडलेस लेबरर, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, माइग्रेंट लेबरर, जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके घर में कोई काम नहीं करता, उन लोगों के लिए मैं काम करूँगा। उन लोगों को कैसे विकास हो सके, उन लोग की बात करूँगा। मैं उन्हीं लोग के लिए बिहार जा रहा हूँ। तेजस्वी, आपने रामविलास जी को भी करीब से देखा है, लालू जी को भी देखा है, नीतीश जी को भी देखा है। अब नीतीश जी तो अभी हैं, मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, रामविलास बाबू भी शुरू के पीरियड में उनका जब आए थे दिल्ली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके, अच्छे थे, यंग थे, फ्लर्ट थे, अच्छे थे, नेता थे। लेकिन धीरे धीरे वो भी स्वर्णों से घिर गए, और घिर करके बोलते थे, शेड्यूल कास्ट के लिए बात करते थे जरूर पासवान साहब, लेकिन जो मुद्दा था, जैसे मैं छोटे से बात करता हूँ आपको, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में बने वेलफेयर मिनिस्टर। तो हमसे वो पूछे कि डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप एक काम करिए, सारे उस समय करीब 640 डिस्ट्रिक्ट थे पूरे इंडिया में,
मैंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में आप 1000 स्टूडेंट का इनटेक का गरीबों के लिए एक पब्लिक स्कूल खोल दीजिए, रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल। अगर ये बच्चे 1000 बच्चे हर साल निकलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट से, तो हम समझते हैं कि अगले 20 साल में हमारा देश का काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। उनको एक ही बात कहा था ना, पासवान को नहीं, मीरा कुमार जी को कहा जब बनी वो, तो अब उसके बाद दूसरा तीसरा शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर बना कांग्रेस का महाराष्ट्र वाला, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, शिंदे नहीं नहीं, जो गृह मंत्री बने थे। अभी जो जिनका मैरिज नहीं हुआ, क्या मैंने बोल, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। तो तीनों को मैंने एक ही बात कहा, मुकुल वासने। मुकुल वासने। मैंने कहा मुकुल जी आप, मैं तो देखिए पासवान जी को कहा, मीरा कुमार जी को कहा, अब आपको कह रहा हूँ, अगर आप ज़िंदगी में एक काम कर सकते हैं तो शेड्यूल कास्ट गरीब लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आप एक पब्लिक स्कूल खोल दीजिए। तो चिराग को कैसे देखते हैं आप? तो चिराग भी आपसे राय लेते थे जब पासवान जी बीमार थे। चिराग तो मैं उसको, तो बच्चा है, मैं इसको क्या बोलूँ, अभी तो उसने तो धरती पर अभी पैर नहीं रखा है, क्योंकि तो जब पासवान साहब बीमार थे तो मैंने कहा भाई तुम क्यों नीतीश कुमार जी से अलग लड़ रहे हो, तुमको क्या फोर्स किया जा रहा है? तो उसने कहा कि नहीं। हमने कहा देखो फोर्स अगर कर रहे हैं, बीजेपी फोर्स कर रहा है किसी कारण से, पॉलिटिकल कारण से, तो भी तुम नीतीश कुमार जी के खिलाफ मत बात करो, तुम जाकर उनके साथ मिलो और बात करो कि मुझे लड़ने के लिए अकेले कहा जा रहा है इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। अदरवाइज देखो पासवान साहब अकेले, जब पासवान साहब अपने में एक स्टेचर थे, लेकिन जब खुद इलेक्शन एक लड़े तो वो एक भी एमएलए को नहीं जिता पाए, चाहे एक जीता। सर आप बहुजन समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और आपके मन में वो दर्द भी है, तकलीफ भी है, आपने एक बड़ी लकीर भी खींची, यहाँ तक बहुजन समाज के लोग नहीं पहुँच पाते हैं। क्या एडवाइस करेंगे युवाओं को? बहुत फर्टाइल लैंड है पॉलिटिकली और सोशली बिहार, और आप अपने अब आप अपने बिहार को कुछ वापस देना चाहते हैं, लौटना चाह रहे हैं, युवाओं को क्या एडवाइस करेंगे और क्या रोड मैप है, क्या प्रोग्राम्स आप करने जा रहे हैं? अगर सब लोग मिल जाए, बहुजन लोग एक, जैसे आज हम बोलते हैं कि हमारा 303 एमपी है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कम्युनिटी का, इन लोग एक हो जाए तो जो चाहे कर सकता है, प्रधानमंत्री अपने में से बना ले इन लोग, लेकिन एक होगा ही नहीं। हमारे जुआ लोग को ये भी कहेंगे कि एक कौज को लो और किसी के दबाव मत आओ। जिस परिवार में जन्म लियो, जिस गरीब परिवार में जन्म लियो, उस परिवार के बारे में सोचो, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। अगर तुम्हारा एम और ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमको गरीबों को उद्धार करना है तो तुम ठीक पथ पर चल पाओगे, लेकिन जिस समय तुम फिर इन लोगों के साथ घिर जाओगे, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों का जात नहीं लेना चाहता, तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो मोदी जी तो गरीब घर के बेटा हैं सर, चाय बेचते थे, अभी देखिए प्रधानमंत्री हैं इतना गरीब पिछड़े दलितों के लिए। मोदी जी क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? वो चाय बेचते थे कि नहीं मैं तो नहीं जानता, समझे कि नहीं, इसलिए उन पर कोई कमेंट करना मुश्किल है, क्या कि वो क्या बोलते हैं फिर क्या होता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कमेंट अपॉन हिज वर्ड्स। लालू जी की तबीयत खराब है सर, आप कैसे? हमारा भगवान से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाएं, क्या कि वो हमारे एक शेर की तरह नेता हैं, थे और हमेशा याद किए जाएंगे कि अगर शेर दिल कोई था तो लालू प्रसाद यादव था, इसमें कोई शक नहीं है। लालू को याद किया जाएगा हमेशा। रामविलास जी के लिए क्या कहेंगे? रामविलास वो हमारे अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम मतलब शेड्यूल कास्ट की बातें कभी हमेशा उठाते थे जब उठाने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन ये ज़िंदगी के 6-7-8 साल उन्होंने अपने सिद्धांत से कंप्रोमाइज़ कर लिया था, जो नहीं करना चाहिए था। 3 युवा चेहरे हैं सर बिहार में, तेजस्वी, चिराग और मुकेश सहनी, किसे भविष्य का नेता देख रहे हैं? मैं इनमें से किसी का भविष्य का नेता नहीं देख रहा हूँ अभी। अगर थोड़ा बहुत बन सकता है तो तेजस्वी बन सकता है, और कोई दोनों में से न चिराग बन सकता है न मुकेश सहनी। अगर थोड़ा बहुत बोलने में है, जो मैंने सुना है वो तेजस्वी के बारे में सुना है, लेकिन तेजस्वी को ये झा, पांडे, शर्मा से बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो भी हो सकता है बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपका क्या रोड मैप है सर? बिहार में कब से दौरा कर रहे हैं और क्या एजेंडा रहेगा आपका? हम तो शुरू करने वाले हैं, पहला मेरा दौरा है 11 तारीख को,
और मैं जमुई से ही शुरू कर रहा हूँ, जहाँ से चिराग जीतता है वहीं जा रहा हूँ, वहाँ बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। सारे बहुजन के जो छात्र लोग हैं उन्होंने बुलाया है, उन लोग से मिलने जा रहा हूँ। तो पहला मीटिंग उन्होंने बुलाया है, इसलिए हम जा रहे हैं, तो जमुई से ही शुरू कर रहे हैं। तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद। पूरा देश, पूरी दुनिया की जो मेडिकल फैटर्निटी है इनसे वाकिफ़ है, बिहार के रहने वाले हैं, हेल्थ डीजी बनकर रिटायर हुए हैं और दिल में, भारत में दिल के जो गिने चुने डॉक्टर्स है उसमें सबसे बड़ा नाम है। 5000 से ज़्यादा सर ने ऑपरेशन किया है। अब सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने ऐसे जो धरोहर हैं, ऐसे जो लोग हैं जो अपने फील्ड में जिन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन पाया है, उनको सामाजिक आंदोलन में भी साथ देना चाहिए ताकि समाज का हित सध सके। डॉक्टर साहब को किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो तकलीफ़ है समाज में, जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, उसको देखकर इनको लगता है कि मैंने अपने जीवन में मैं प्रोफेशनली तो सक्सेस रहा, अब समय है समाज को वापस लौटाने का। कैसी लगी पूरी बातचीत? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और 11 तारीख को डॉक्टर साहब जमुई जा रहे हैं। सर, ये कोई लोकेशन जगह फिक्स हो गया है ताकि लोग जो आपसे मिलना चाहे वहाँ आ सकते हैं? जमुई में ऐसे तो मैं सर्किट हाउस में रहूँगा, लेकिन जमुई में वहाँ पर कोई गेस्ट 150 नहीं, जहाँ आपका सर प्रोग्राम है। अच्छा, एग्जैक्टली तो हमको मालूम नहीं है। उन लोगों ने किया है, एक स्टूडेंट फेडरेशन है, अम्बेडकर स्टूडेंट फेडरेशन, तो उन्होंने रखा है। और जमुई का 10 ब्लॉक है, हर ब्लॉक से 15-15 लोगों को, जो इमिनेंट लोग हैं उनको बुलाया गया है। उनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ का प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, हम कैसे यहाँ को ठीक कर सकते हैं, आपकी क्या। तो 1972 में एक डॉक्टर साहब आए थे दिल्ली, बिहार छोड़कर दिल्ली, फिर बिहार वापस जा रहे हैं। इस बार इरादा है कि देश भर में लोगों का इलाज किया, अब समाज की हालत कैसे सुधरे इसको लेकर विचार मंथन करने जा रहे हैं। युवाओं से मिलेंगे। बिल्कुल बहुजन समाज को ऐसे लोग की ज़रूरत है जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। पे बैक टू सोसाइटी का वक्त है। डॉक्टर साहब अब समाज की तरफ लौट रहे हैं। जमुई में 11 को पहला प्रोग्राम है, आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, मिल सकते हैं। कैसी लगी पूरी बातचीत? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।